नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से। सिवान से बड़ी खबर मिल रही है। देखिए, शहर को बीचों बीच नगर थाना क्षेत्र के कसेरा टोली मोड़ के पास गोलीबारी की गई है। आपको बता दें कि ज्वेलरी दुकान में दिन दहाड़े गोलीबारी की घटना हुई है। बेखौफ बदमाशों ने दुकान में घुसकर फायरिंग की। हालांकि गनीमत ये रही कि दुकानदार को गोली नहीं लगी है। दिन दहाड़े बीच बाजार में गोलीबारी से सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। ये दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। गोली का खोखा आपको नजर आ रहा होगा। बताया जा रहा है कि अमन ज्वेलर्स के संचालक दिलीप सोनी अपनी दुकान में बैठे हुए थे, तभी बाइक पर दो बदमाश पहुंचे और उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के बाद दोनों बदमाश मौके से भाग निकले। नगर थाना की पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। दुकान से दो खोखे बरामद किए गए हैं। कुछ गोलीबारी हुई है, बस उसी का हम लोग देख रहे हैं। कितने राउंड गोली चली है? देखिए, यहाँ के लोगों से पूछने से पता चलेगा। हम तो अभी आ रहे हैं, थोड़ा ही देर हुआ हमको आए हुए। घटना घट चुकी थी तब हम आए। किसी को लगा भी है? चोट वोट लगा है? जी शायद इनके प्रोपराइटर को पीछे चोट लगा है। गोपालगंज में बेखौफ अपराधियों ने हार्डवेयर के बड़े व्यवसायी के दुकान में घुस करके गोली मारी है। आपको बता दें कि घटना जो है वो मीरगंज थाना क्षेत्र के इस्लामिया हाई स्कूल के पास की है। घायल व्यवसायी दिलीप विश्वकर्मा को पेट में गोली लगने के बाद इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की वजह का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि सिवान की तरफ से बाइक सवार 3 अपराधी हेलमेट पहनकर दुकान में घुसे और व्यवसायी को गोली मार दी। घटना के बाद हथियार लहराते हुए सभी अपराधी फरार हो गए। वहीं पे आज अभी अचानक हम लोग को पता चला गोली लगा। हम लोग आपके सामने खड़े हुए हैं। अपराधी आकर घुस कर मार दिए? ये जानकारी मुझे है नहीं, ये पता करने पर हो जाएगा। रेफर कर दिया गया? हाँ, रेफर कर दिया गया। कार्रवाई होनी चाहिए, एकदम कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कंडीशन है? चाहे जो भी अपराधी हो उसको गिरफ्तार किया जाए। क्या कंडीशन है उनकी? अभी तक तो ठीक है। अभी रेफर किया गया? रेफर किया गया है, जो गोरखपुर अभी भेजे हैं। और देखिए, बड़ी खबर पटना से। बीपीएससी के नाम पर फर्जी कॉल करने वाले अब सावधान हो जाएं। बीपीएससी के नाम पर फर्जी कॉल करने वालों की अब खैर नहीं रहेगी। बीपीएससी की ओर से एक नंबर जारी किया गया है। अभ्यर्थी 8986422296 पर फोन कर फ्रॉड की सूचना दे सकते हैं। आयोग को इसके बारे में बताया जा सकता है, सूचना दी जा सकती है। और आपको बता दें, बीपीएससी आर्थिक अपराध इकाई की मदद ले रहा है। ईओयू को भी सूचना दी गई है। टीआरई 3 परीक्षा पास कराने के नाम पर फर्जी कॉल किए जाने की खबर मिली है। आयोग ने शिकायत के लिए मोबाइल नंबर जारी किया है। अभ्यर्थी और अभिभावकों को भी आयोग की ओर से चेतावनी दी गई है कि कोई भी लालच में पैसे देते हुए लिप्त पाए जाते हैं तो उन पर भी कार्रवाई होगी। आयोग वैसे अभ्यर्थियों को आगामी परीक्षा के लिए वंचित कर देगा। अभिभावकों पर भी आर्थिक दंड लगाए जाएंगे। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज होगी। सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना फैलाने पर भी कार्रवाई की जाएगी। कोचिंग संस्थान और यूट्यूब चैनलों को भी बख्शा बिल्कुल भी नहीं जाएगा। बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक ने चेतावनी जारी कर दी है। तो बीपीएससी ने बड़ा एक्शन लिया है। बताते चले आपको, फर्जी कॉल अब भारी पड़ सकता है फर्जी कॉल करने वालों को, यानी कि फ्रॉड करने वालों को। दिल्ली के कोचिंग संस्थान में लापरवाही के कारण 3 छात्रों की मौत हो गई। पटना में भी बड़ी संख्या में कोचिंग संस्थान चलाए जाते हैं। पूरे बिहार से बच्चे जो हैं वो नौकरी की तैयारी करने के लिए पटना पहुंचते हैं। कोचिंग संस्थान में मोटी रकम देकर बच्चे पढ़ाई करते हैं, लेकिन क्या ये कोचिंग संस्थान बच्चों के लिए सुरक्षित है? क्या कोचिंग संस्थानों में गाइडलाइंस का पालन किया जाता है? इसे लेकर पटना जिला प्रशासन की ओर से जांच टीम का गठन किया गया है। जांच टीम ने पटना के गोपाल मार्केट, भिकना पहाड़ी और मुसल्लाहपुर के इलाके में स्थित कोचिंग का निरीक्षण किया है। देखिए, निरीक्षण के दौरान क्या कुछ टीम ने देखा है, इसे लेकर सदर डीएसपी और एसडीएम से बात की है पटना संवाददाता रजनीश कुमार ने। पटना दिल्ली में कोचिंग छात्रों की मौत के बाद पटना जिला प्रशासन भी पूरी तरह से हरकत में आ गया है और जिला प्रशासन ने जो जांच कमेटी का गठन किया था, जांच कमेटी अब जांच में जुट गई है। इस वक्त हम राजधानी पटना के गोपाल मार्केट में हैं और इसके आसपास में भिकना पहाड़ी एरिया,
मुसल्लहपुर एरिया, तमाम जगहों पर लगातार जो जांच कमेटी है उसकी दबिश देखने को मिल रही है। और एसडीएम सदर खुद देख सकते हैं, श्रीकांत कुंडलिक खांडेकर जो है उनके नेतृत्व में जांच चल रही है। और सदर डीएसपी भी हैं साथ में, इसके साथ साथ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, अग्निशमन पदाधिकारी, तमाम जो जांच कमेटी के सदस्य हैं, सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया था जिला प्रशासन के द्वारा, यानी डीएम चंद्रशेखर सिंह ने कल ही जांच कमेटी बनाई थी, जिसके बाद देख सकते हैं कि असर शुरू हो गया। और राजधानी पटना में जिस प्रकार से कोचिंग संचालन किए जा रहे हैं, अब पूरी चीजों को बारीकी से जिला प्रशासन की टीम देख रही है कि आखिर क्या व्यवस्था है, सीटिंग कैपेसिटी कैसी है, लाइटिंग का इंतजाम क्या है, बेसमेंट की स्थिति क्या है, तमाम चीजों को देखा जा रहा है। फायर सेफ्टी जो किट है वो है कि नहीं। और देख सकते हैं कि तमाम जो अधिकारी हैं खुद बारीकी से चीजों को देख रहे हैं। सदर एसडीएम जो है सभी कोचिंग में प्रवेश करके क्लासरूम से लेकर लाइब्रेरी और जो संचालक का चैम्बर है वहां तक प्रवेश कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आखिर जो विधि व्यवस्था है यहाँ की कैसी है। और कुल मिलाकर ये कहें कि जिला प्रशासन की पूरी नजर है कि आखिर कोचिंग संचालन जो मानक है वो पूरा कर रहा है कि नहीं कोचिंग संचालक, तो उसको लेकर जो है ये कहीं ना कहीं जांच कमेटी अभी जांच में जुटी हुई है। इसके बाद 14 दिनों का समय दिया गया है कि जांच कमेटी 14 दिनों में जो है डीएम को रिपोर्ट करेगी। और इस वक्त हम सीधी तस्वीर आपको दिखा दें और एसडीएम से हम बातचीत भी करेंगे। सदर एसडीएम है, क्या लग रहा है, आप लोगों ने एक्शन शुरू कर दिया है, किस प्रकार की दिख रही है तस्वीरें? इसमें जिला पदाधिकारी पटना के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए थे उसके आलोक में हम लोग जितने भी कोचिंग संस्थान हैं उनका जांच कर रहे हैं। तो उसमें कई बिंदुओं पे हम लोग जांच कर रहे हैं, जैसे कि मोस्टली तो इसमें स्टूडेंट की सेफ्टी को हम लोग ध्यान रखते हुए जो भी यहाँ फैसिलिटीज़ दी जा रही है, लाइट की व्यवस्था, एंट्री एग्जिट की व्यवस्था और फायर बिल्डिंग बायलॉज का पालन किया है कि नहीं किया है, पर्याप्त मात्रा में शौचालय की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था ये है कि नहीं, आकस्मिकता के सिचुएशन में निपटाने के क्या इनकी व्यवस्था है, उसमें हम लोग उसी बिंदु पर जांच कर रहे हैं। प्राइमा फेसी चूंकि आपने विजिट किया है, अभी ऐसी तस्वीरें कुछ दिख रही होगी आपको जिसमें कुछ ऑब्जेक्शन होगा? तो इसमें तो जो हम लोगों को अभी निरीक्षण के क्रम में ऑब्जेक्शन मिलते हैं या कमियां मिल रही है, हम लोग उसको विहित प्रपत्र में डीएम सर को उसमें आज रिपोर्ट करेंगे हम लोग। बिल्कुल ये चैलेंज है अपने आप में और हम लोग हर बिंदु पर बारीकी से जांच कर रहे हैं। इसमें स्टूडेंट की सुरक्षा सबसे अहम मुद्दा है। विद्यार्थियों की क्या सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम हो सकता है कोचिंग संस्थान के द्वारा, एंट्री एग्जिट, सेफ्टी, पानी पीने का व्यवस्था, वेंटिलेशन इत्यादि का व्यवस्था इसमें किया गया है कि नहीं, इस सारे बिंदुओं पर हम लोग जांच कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं। या गैर रजिस्टर्ड कोचिंग है उनकी भी जानकारी ली जा रही है, एंट्री से लेकर एग्जिट के साथ साथ जो फायर सेफ्टी है या जो बेसमेंट की स्थिति है, क्लासरूम की स्थिति है, तमाम चीजों की जानकारी जिला प्रशासन की टीम ले रही है। और पटना जिले में अलग अलग जो अनुमंडल हैं वहां पर इसी प्रकार से जिलाधिकारी के निर्देश पर तमाम जो अधिकारी हैं वो एक तरह से जांच में जुट गए हैं। और जो भी कमियां पाई जाएगी ये सीधे रिपोर्ट तैयार किए जाएंगे और रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी जाएगी, जिसके बाद एक्शन की भी तैयारी होगी। यानी ये देख सकते हैं कि जो गैलरी है इसमें कई कोचिंग संचालित किए जा रहे हैं, इसमें क्या कमी है और मानक को कितने कोचिंग पूरा कर रहा है, ये तमाम चीजों को भी फिलहाल देखा जा रहा है। क्लासरूम से लेकर जो बालकनी है, निकासी है, तमाम चीजों को देखा जा रहा है। जाहिर है जिस प्रकार से दिल्ली में बेसमेंट में कोचिंग छात्रों की मौत हुई है, दर्दनाक हादसे के बाद, हृदय विदारक घटना के बाद पटना में भी पूरी तरह से एक्शन शुरू हो गया। हालांकि जांच रिपोर्ट क्या कहती है और जांच रिपोर्ट के बाद क्या एक्शन लिया जाता है ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। सहरसा के सौर बाजार थाना क्षेत्र में पुलिस को नहर से एक लड़की का शव बरामद हुआ। लड़की का शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी मच गई। सूचना मिलने पर एसडीपीओ और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच कर रही है। थानाध्यक्ष के मुताबिक शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और युवती की पहचान की कोशिश की जा रही है। वरीय पुलिस पदाधिकारी, हमारे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस निरीक्षक महोदय भी आए हैं, एफएसएल की टीम भी आई हुई है और अंचलाधिकारी महोदय सौर बाजार जो कि यहाँ दंडाधिकारी के रूप में आए, उनके समक्ष शव को निकाला गया। यह एक लड़की का शव है, इसका अभी तक पहचान नहीं हो पाया है। पटना के गोपालपुर थाना क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने घर में घुसकर 60 साल की बुजुर्ग महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की छानबीन कर रही है। घटना के बाद एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस को जांच के दौरान घटनास्थल से 2 खोखे बरामद हुए। मृतक महिला की बेटी ने अपनी भाभी और भाई के साडू और साले पर हत्या का आरोप लगाया है।
मृतक महिला की बेटी के मुताबिक ये लोग आए दिन जमीन विवाद में उनकी मां को धमकी देते थे। पूनम देवी ने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। पटना सदर 2 के डीएसपी ने हत्या की पुष्टि कर जल्द ही मामले का खुलासा करने का विश्वास दिलाया है। और आपको बता दें कि 4 साल पहले मृतक महिला के पति की भी जमीन विवाद में ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वो जमीन था उसका मम्मी का नाम, पता के बाद में मम्मी के मेरे नाम से ऑनलाइन हो गया। कितना हुआ है अभी नहीं जानते हैं। अब यही सब मैटर में लोग सब लगता है मार दिया मेरी मम्मी को। तो मम्मी का क्या नाम है? मनोरमा देवी। आज सुबह गोपालपुर थाना क्षेत्र के इलाहीबाग में एक महिला मनोरमा देवी उम्र करीब 60 वर्ष पति स्वर्गीय नन्हू राय की हत्या 3 अज्ञात लोगों के द्वारा उनके घर पर कर दी गई। इस संबंध में त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज एवं तकनीकी अनुसंधान किया जा रहा है। सासाराम के करगहर थाना क्षेत्र में 68 साल के बुजुर्ग किसान की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। परिजन तेजाब या फिर करंट लगने से मौत की आशंका जता रहे हैं। परिजनों के मुताबिक मृतक के शरीर पर कई जगह संदिग्ध पदार्थ से जले होने का निशान पाया गया है। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने तेजाब के कारण मौत के कारणों को मना किया है। माफ कीजिएगा। देखिए, फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तेजाब देकर मार दिया गया है, लेकिन डॉक्टर साहब जिन्होंने पोस्टमार्टम किया उनसे बातचीत करने में पता चला कि ऐसा कुछ तो अभी इंडिकेट नहीं कर रहा है। फाइनल अगर उनका भिसरा रखा गया है, फाइनल रिपोर्ट आने के बाद ही बताया जाएगा कि तेजाब से हुआ कि मरने का कारण दूसरा भी हो सकता है। खबर जहानाबाद से है, जहां पर एक जीजा पर साले की हत्या का आरोप लगा है। आपको बताएं कि मामला काको थाना इलाके का है। आरोप है कि प्रॉपर्टी के लालच में बहनोई अखिलेश कुमार ने इस वारदात को अंजाम दिया और नागेंद्र की हत्या कर उसकी लाश को, बता दें आपको, पाइन में गाड़ दिया। बताया जा रहा है कि नागेंद्र 20 जून से ही ससुराल पिंजौरा से गायब था, जिसे लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई थी। ससुराल वालों का आरोप है कि बहनोई अखिलेश कुमार ने सूरत जाने के नाम पर 20 जून को जहानाबाद रेलवे स्टेशन पर नागेंद्र को बुलाया था और इसी के बाद से ही नागेंद्र लापता था। बताया जा रहा है कि पुलिस ने आरोपी जीजा अखिलेश को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी निशानदेही पर अब पैन से नागेंद्र की सड़ी गली लाश बरामद की गई है। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। छपरा के सुपरीमपुर में गांव में पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है। पुलिस ने बड़ी मात्रा में बने हुए हथियार बरामद किए हैं और इस मामले में आपको बता दें कि फैक्ट्री मालिक अखिलेश सिंह सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को इस मामले में 75 अर्धनिर्मित पिस्तौल और पिस्तौल बनाने का काफी सामान भी बरामद हुआ है। एसपी के मुताबिक पश्चिम बंगाल और एसटीएफ के साथ सारण पुलिस संयुक्त कार्रवाई कर रही है। जो सामान है वो दिख रहा है। इसके अलावा इसको काट करके हजारों की संख्या में लोग बना सकते थे। और इसमें जो मुख्य जो कार्य करने वाले हैं वो लोग मुंगेर से लाए गए हैं, जिनकी शिनाख्त हुई है और 4 वहाँ के लोग पकड़े गए हैं जो कासिम बाजार मुंगेर थाना के रहने वाले हैं। इसमें जो मुख्य मालिक है उसकी भी गिरफ्तारी हो गई है, जिसकी ज़मीन पर ये काम हो रहा था और एक अभियुक्त फरार होने में सफल हो गया है। उसको भी हम लोग बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। खबर खगड़िया से है, जहां पर पुलिस ने बेलदौर थाना क्षेत्र के चक्रमणिया गांव स्थित एक घर में छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किया है। देखिए, इस मामले में पुलिस ने एक महिला समेत 3 हथियार तस्कर को भी गिरफ्तार किया है और बताया जा रहा है कि किराना दुकान की आड़ में ये लोग हथियार बेचने का धंधा करते थे। एसपी की अगर माने तो छापेमारी के दौरान घर से 20 देसी कट्टा और 79 जिंदा कारतूस के साथ साथ गांजा भी बरामद किया गया है। ये सभी मुंगेर से हथियार खरीद कर लाते थे और खगड़िया के साथ साथ आसपास के जिले में हथियार बेचने का काम करते थे। ये पता चला है कि इन लोगों के द्वारा बहुत लंबे समय से हथियारों की तस्करी की जाती थी और खगड़िया और आसपास के जिलों में इसका सप्लाई किया जाता था। ये हथियार लाते थे? ये हथियार जो है उन्होंने अभी अनुसंधान के दौरान ये पता चला है कि जो मुंगेर का टीकारामपुर है वहाँ पर ये हथियारों का निर्माण होता है और वहाँ से फिर ये लोग अपना हथियार खरीदते हैं और उसको सप्लाई करते हैं। पटना में निगम परिषद की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में निगम आयुक्त, मेयर और डिप्टी मेयर मौजूद रहे। बैठक काफी हंगामेदार रहा। पार्षदों ने बिहार सरकार के भारत नगर पालिका अधिनियम संशोधन विधेयक 2024 का एक स्वर में विरोध किया। दरअसल इस संशोधन विधेयक में नगर पालिका की शक्ति को सरकार ने समाप्त कर दिया है। मेयर सीता साहू ने कहा कि ये
काला दिन है और इसके खिलाफ हम कोर्ट जाएंगे। हालांकि इस दौरान कई प्रस्ताव भी पारित किए गए। जो हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है तो हम लोग विरोध करेंगे और सरकार के हम लोग विरोध जाएंगे। इसको काला दिवस हम लोग मानते हैं। सरकार हम लोग मांग को पूरा करे तभी हम लोग। गया में भी नगर पालिका संशोधन विधेयक का विरोध किया गया है। मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षदों ने गजट की प्रतियां जला करके विरोध किया है। संशोधन के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की गई। मेयर ने कहा है कि नया गजट का हम लोग विरोध कर रहे हैं। हमारी मांगे अगर नहीं मानी जाती है तो आंदोलन को व्यापक तौर पर चलाएंगे और ये नगर निगम को पावरलेस करने की साजिश है। गजट पूरे बिहार में है। कल से जिस तरह से गजट प्रकाशित हुआ है उस पर पूरे बिहार मेयर एसोसिएशन, जिला पार्षदगण सभी लोग इसके घोर निंदा कर रहे हैं। और हम लोग अगर सरकार इस गजट को वापस नहीं लेती है तो पूरे बिहार में इसका आंदोलन किया जाएगा। संविधान के जो बनाए गए 74वां संशोधन कानून को समाप्त करने के लिए ये गजट जो है बिहार नगर पालिका अधिनियम को समाप्त करने के लिए बनाया गया है, जो घोर निंदनीय है। इसलिए सभी लोगों ने मिलकर के पूरे बिहार में आंदोलन किया है। सीतामढ़ी के सोनबरसा प्रखंड में सड़क निर्माण काम में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। ग्रामीण कार्य विभाग पर सड़क निर्माण के नाम पर 19 लाख रुपए की निकासी का आरोप लगा है, वो भी उस सड़क के निर्माण में जिसे 3 साल पहले जिला परिषद के निधि से बनाया गया था। मामले में ग्रामीण कार्य विभाग चुप्पी साधे हुए है और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता राकेश रंजन। सीतामढ़ी में सड़क निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार किस तरीके से हावी है, हम इसकी एक छोटी सी बानगी दिखाने की आपको कोशिश करते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं सीतामढ़ी के सोनबरसा प्रखंड के दलकावा गांव में और दलकावा गांव की यह तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। यह तस्वीर पीसीसी सड़क की है जो पिछले 3 साल पहले इसको ढाला गया था और इस पर लाखों रुपए खर्च किए गए थे और जिला परिषद के मद से इस पीसीसी सड़क का 3 साल पहले निर्माण किया गया था। अब दूसरी तस्वीर आप देख लीजिए, यह दूसरी तस्वीर है ग्रामीण कार्य विभाग की, जिसके द्वारा फिर से इसी सड़क की दोबारा निर्माण कराया गया और उस पर 31 लाख 20 हजार रुपए खर्च किए गए। और आप तस्वीर देख सकते हैं, यहाँ कई तरह के बोर्ड लगाया गया है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संपर्क योजना की भी बोर्ड यहाँ पर लगाया गया है और इस बोर्ड के माध्यम से यह साबित करने की कोशिश की गई है कि सड़क का नव निर्माण किया गया है, जबकि सच्चाई ये है कि जिला परिषद के मद से इस सड़क का निर्माण कार्य 3 साल पहले कर लिया गया था और सड़क पूरी तरीके से दुरुस्त स्थिति में थी। इस पर अविलंब सड़क निर्माण करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ग्रामीण कार्य विभाग के संवेदक और अधिकारियों की यह मिलीभगत है कि 3 साल के बाद ही इस सड़क पर बना हुआ सड़क पर दोबारा सड़क का निर्माण कर दिया गया और तकरीबन 31 लाख 20 हजार रुपए की राशि बंदरवाट कर ली गई। तो तस्वीर सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि सीतामढ़ी में भ्रष्टाचार की सड़क किस तरीके की है। जिला परिषद डीडीसी साहब स्वीकृति दिए थे। ये वार्ड नंबर 7 में है। आपको दलकवा गांव में इंदिरा पंचायत के अवस्थित रोड जो है 7.5 लाख की योजना पीसीसी सड़क का स्वीकृति हुआ था। रोड पीसीसी हो गया, 80% रुपया भुगतान हो गया, 20% बाकी है। जब वहाँ से लोग इंजीनियर लोग जांच करने आए तो देखा कि ये ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा ढला गया है। ये कैसे ढाल दिया, बिना पूछे, बिना जो है नोट लिए हुए, बिना कोई कागज पत्र के कैसे ढाल दिया। ये सब घालमेल है, सभी व्यवस्था में भ्रष्टाचार चरम पर है। ये तो 3 साल पहले बना था। फिर कब बना? ये हम किस साल में बना? इस साल बना। मतलब 3 साल पहले सड़क बना था, फिर दोबारा बन गया। उसी पर सड़क बन गया। उसी पर बना। टूट गया था क्या कि दुरुस्त था? ये सही था, पहले वाला सड़क सही था, अब फिर दोबारा बन गया। उसी पे पीसीसी दोबारा हुआ। इसी तरीके की सरकारी सहायता लेनी हो तो उन्हें प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगाते लगाते थक जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर सड़क निर्माण कार्य में किस तरीके की गड़बड़ी अपनाई जा रही है, आप तस्वीर देख सकते हैं। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। पैरालंपिक में भारत के निशानेबाज मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता। दोनों खिलाड़ियों के कांस्य पदक जीतने पर जेडीयू सांसद संजय झा ने दोनों को बधाई दी और उन्होंने कहा है कि मैं उन्हें बहुत बधाई देता हूं, देश में बहुत प्रसन्नता है। मैं बहुत बधाई देता हूं
और कम से कम ओलंपिक्स में इंडिया का इस तरह से सेंट्रल स्टेज पे आना, पहले भी एक जीत चुकी है शूटिंग में ही और आज जॉइंटली वो जीती हैं शूटिंग में। तो हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाई। देश में इतनी प्रसन्नता और खुशी है इस बात को लेकर के कि ओलंपिक्स के सेंट्रल स्टेज पे देश भी अब आ गया। आज जब 2034 में ओलंपिक होगा इंडिया में तो उससे पहले हमको लगता है एक बड़ा बैकग्राउंड भी बन जाएगा इन सब चीजों से। बेगूसराय में जिला प्रशासन ने बाल गृह से भागे हुए 5 बच्चों को खोज लिया है। जानकारी के मुताबिक रविवार रात कुछ बच्चे बाल गृह के पिछले दरवाजे को तोड़कर फरार हो गए थे। बच्चों के फरार होने की सूचना के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। लोहिया नगर थाने की पुलिस सहित जिले के वरीय पदाधिकारी ने जगह जगह बच्चों की खोज के लिए टीम बनाई थी। पुलिस को 4 बच्चे लाखों थाना क्षेत्र के NH 31 से और एक बच्चा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के राजौरा के पास से मिला। बच्चों के मिलने के बाद पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।